थॉट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हेडिंग बनाइए। हम आपको बताएंगे इनका थॉट या इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, एक जनरल फिनोमेना बात करेंगे, फिर हम आपको फिर बताएंगे, सब हेडिंग्स में लिख लीजिए ताकि दिमाग में रहे, कोई चीज़ निकले ना। अंबेडकर एज प्रोग्रेसिव एक्सट्रीमिस्ट। अंबेडकर जो है प्रगतिशील अतिवादी के रूप में, ये अतिवादी शब्द को आप जब बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे, है ना। ये बहुत संरचनात्मक अतिवाद की बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट है ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवाद, या ऐसा लिखें, थोड़ा सा हेडिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, अंबेडकर एज अपोनेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। आप समझ गए ना, अंबेडकर पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के विरोधी के रूप में। आगे लिखिएगा एज अ दलित ऑफ डाउन टाउन, क्या बोलते हैं ना, लिखो डाउन टाउन, दलितों के मसीहा के रूप में। ठीक है, एक और लिखो, इनमें काफी मामला है। बिग अपोनेंट ऑफ कास्टिज्म, एंड कास्ट डिटर्मिनेशन इन द सोशल फील्ड। डिस्क्रिमिनेशन करो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोशल फील्ड। सामाजिक क्षेत्र में जातिवाद और जातिभेद के बहुत बड़े विरोधी। आगे लिख लीजिएगा, अंबेडकर्स व्यू इन द इकोनॉमिक फील्ड। आर्थिक क्षेत्र में अंबेडकर की जो है के विचार, और यही लिख लीजिएगा अंबेडकर्स व्यू इन द, या हाँ ठीक है, धार्मिक क्षेत्र, रिलीजन। ठीक है, क्लियर हो गए, है ना। अब थोड़ा दो लाइन हम लिखाएंगे। सबसे पहले दो लाइन क्या लिखेंगे, भीमराव अंबेडकर्स थॉट। जितना आपने सब हेडिंग्स बनाया अभी अंबेडकर जी को लेकर के, देखिए मैं फिर आपको थोड़ा जगह दे दूं यहाँ पर, इस सेंस में कि वह तात्कालिक परिस्थितियाँ जैसी थीं उसी तरीके के ये थॉट थे। जब देश आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि वो कानून मंत्री थे और संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्हें संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती। ठीक है, हमने किश्ती को कितने तूफानों से बाहर निकाला था, ये हमारा चैलेंज नहीं था, ये तूफान के चैलेंज को हमने स्वीकार किया था। हमने तो किश्ती को सही रास्ते से ही ले जाएंगे ना, चैलेंज तो किसी और ने क्रिएट किया, और उस चैलेंज की एक्सेप्टेंस ही हमारे पास थी। तो चाहे कैपिटलिज्म की बात हो, चाहे रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू हो, चाहे इकोनॉमिकल व्यू हो, या कास्टिज्म जो, या डिस्क्रिमिनेशन जो जातियों को लेकर के या संदर्भों को लेकर रही है, तो अंबेडकर ने जिस भी छोर ओर को उस दौर के हिसाब से अपने थॉट का, अपने व्यू का हिस्सा बनाया, वह उस समय के खड़े चैलेंजेस थे। समझ गए ना, डॉक्टर अंबेडकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, एक्सेप्ट भी किया, और उस पर जो बन पड़ता था वो किया। और आफ्टर ऑल आपने देखे होंगे कि उस चैलेंज के एक्सेप्टेंसी के कारण, देखो चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप अपने को शक्तिशाली या तो समझते हैं या तो नहीं समझते हैं, तो आप बनाएंगे। जैसे आप आईएएस बनने की चैलेंज को एक्सेप्ट करें,
डिप्टी कलेक्टर बनने के चैलेंज को एक्सेप्ट करें, माना आप में वो ताकत नहीं है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, नहीं भी है, तो आप अपने को एजुकेट करके, अपने को इवेलुएट करके, अपने को प्रेजेंट करके, अपने को कॉम्पिटिटर बना के उस चैलेंज को कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे। लेकिन आपने थोथा चैलेंज तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, वो आपके एक्टिविटी में पता चल जाएगा। जहाँ कास्टिज्म हो, जहाँ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अलग दिख रही हों, जहाँ सोसाइटी बिखरी हुई हो, जहाँ जाति विशेष का प्रभुत्व हो और देश की आज़ादी की लड़ाई भी उसी के बीच हो, तो चैलेंज एक नहीं थे, चैलेंज मतलब मैं समझता अनेक थे, और अनेक चैलेंजों से जूझने के लिए अनेक तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग उसी अनेक चैलेंजेस को स्वीकार करने वाले, भले ही एक थे लेकिन अनेक चैलेंजेस को स्वीकार किया, और जो जहाँ कमज़ोर थे उसके लिए तैयार भी किया, जहाँ समझौता करना था वहाँ समझौता भी किया, जहाँ जो एक्सेप्ट करना था जैसी परिस्थितियाँ थे वो किए। विद्वान आदमी थे, समझदार आदमी थे। और आपको क्या लगता है कि अगर समाज और दुनिया अपनी धारा के साथ हो और हम धारा के विरुद्ध हों, तो ये तो तब हो सकता है कि जब धारा के विरुद्ध हमारी मंजिल हो, लेकिन धारा के ही साथ हमारी मंजिल हो, तब तो धारा के विरुद्ध चलना बुद्धिमानी नहीं है। अगर जात पात में बटे समाज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मदद नहीं कर रहा है और हम जात पात को ही प्रमुखता दे रहे हैं, तो मंजिल हमारी आज़ादी है, न कि जात पात में बटे रहना, तो हम धारा के विरुद्ध हो जाएंगे। तो अंबेडकर ने जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, ऊंच नीच को, आर्थिक ऊंच नीच हो, धार्मिक ऊंच नीच, जो भी उन्होंने उस दौर के हिसाब से समझा, उसमें लगा कि भाई दोहरा बर्ताव क्यों, अलग थलग बर्ताव क्यों। हमने पहले भी लेक्चर में कहा है कि आज़ादी गिन गिन के लोगों को नहीं दी गई थी। जब यहाँ से अंग्रेज गया तो सब लोग आज़ाद हुए थे, उसमें किसी भी विचार का व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रवादी रहा हो, चाहे कम्युनिस्ट रहा हो, समाजवादी रहा हो, जात पात मानने वाला हो, जात पात का विरोधी रहा हो, सबको आज़ादी मिली। तो डॉक्टर अंबेडकर कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई के दौर में जो व्यवस्था लेकर के दूसरे लोग हथियार उठाए थे कि साहब ये भी चलता रहे, और वो जबकि रुकावट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वह हमें फ़ायदा ही दे रहा था। और फ़ायदा नहीं दिया होता तो आप नीति निर्देशक तत्व को पढ़िए, आप फंडामेंटल राइट को पढ़िए, आप सोशलिज्म को पढ़िए, आप अपने नैसर्गिक सिद्धांतों को पढ़िए, आप रेमेडीज़ को पढ़िए, आप जो आपको राइट मिला है, जो आपको एक प्रकार से खुल के जीने का जो अधिकार मिला है, वो सभी क्या हम ला पाते? कहीं ना कहीं देखो, जो आज आप सोचते हो आज की तारीख में, कल जब अफसर बन जाओगे तो ये सोच कहीं जाती नहीं है। ये सोच आज सोच तक थी, कल कर गुजर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं अगर होता तो मैं ऐसा करता, मैं अगर ये हो गया तो मैं ये करूँगा। तो अंबेडकर वगैरह ने जो, चूँकि अंबेडकर के लिए क्लास है इसलिए उन्हीं की जिक्र हो रहा है, अंबेडकर ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में जो भी व्यवस्था अव्यवस्था के बीच से विचार आए उनके, उसका संविधान में भी छाप आप देखते हैं। रिलीजन पे भी देखते हैं, इकोनॉमिक पे भी देखते हैं, कास्ट पे भी देखते हैं, समझ गए ना। इसीलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट हमने यहाँ पर बोला कि कई मामलों में संरचनात्मक अतिवादी थे वो, उस अतिवाद से कोई नुकसान नहीं होगा, आप समझे ना, उस अतिवाद से कोई नुकसान नहीं है। जैसे आपको कोई मेला देखने के लिए कहे और आप एक्सट्रीमली मना करें कि मैं मेला देखने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है,
तो आपको पढ़ाई के प्रति कहा जाए बड़ा एस्टिमिस्ट है। तो ये रचनात्मक संरचनात्मक अतिवाद है। ऐसे भी कट्टरता बुरी नहीं होती है। देश की आज़ादी के प्रति एस्टिमिस्ट नहीं रहे हैं क्या? आप 1905 में नहीं देखते हैं, गरम दल नहीं देखे हैं, हाँ? बाद में हमारे क्रांतिकारियों को नहीं देखे, एस्टिमिस्ट ही तो थे। अगर ये होना पड़ता है ना, और ये सब किसके फायदे में? देश के फायदे में। तो जरा 2 लाइन लिखते हैं इसमें, लिखते हुए चलेंगे तो चीज को और समझने में मदद मिलेगी। लिखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थॉट work and his contribution can be clarified by dividing it into several areas. एरिया हमने पहले लिखा दिया आपको, जो एरिया में हमें बात करना है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, कार्यों और उनके योगदान को कई क्षेत्रों में बांटकर स्पष्ट किया जा सकता है। अंबेडकर कॉल्ड हिमसेल्फ अ प्रोग्रेसिव एस्टिमिस्ट। विचारात्मक दृष्टि से, या इसमें यार थोड़ा सा ऐसा लगा लेते, आइडियोलॉजिकली पहले लगा लेते, आइडियोलॉजिकली अंबेडकर कॉल्ड हिमसेल्फ अ प्रोग्रेसिव एस्टिमिस्ट। विचारात्मक दृष्टि से अंबेडकर अपने आप को प्रगतिशील अतिवादी कहते थे, है ना? लिखें, अंबेडकर वाज अगेंस्ट बोथ कैपिटलिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अंबेडकर पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों के विरुद्ध थे। ठीक है ना? देखिए, हम जब वैज्ञानिक, जैसे नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद की जब बात करते हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावाद की बात करते हैं, तो हम कोई छोटी बात नहीं करते, हम बहुत बड़ी बात करते हैं। या कोई भी व्यक्ति ह्यूमनिज्म की जब बात करता है तो कैपिटलिज्म की बात करने से रुक जाएगा, उस सोशलिज्म की ओर चला जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजों पर हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। आप समझे ना? जैसे आप शाम को ज्यादा चाट पकौड़ा खा लीजिए तो आप रोटी उतना नहीं खाएंगे, कुछ चीजों को तो रोक ही देते हैं। जो इन लोगों का जो दृष्टिकोण था ह्यूमनिज्म का, अंबेडकर के विचार को देखेंगे तो इस पूरे क्रियाकलाप में ह्यूमनिज्म कहीं नहीं गया है। ब्राह्मणिज्म के अपोनेंट, यानी विरोध करने का, विरोधी होने का ये मतलब नहीं कि ह्यूमनिज्म के विरोधी थे वो बल्कि मानवतावाद को बढ़ावा देने के चक्कर में ही ये थोड़ा सा बैरियर थे, ये जरूरी हो गया था। जैसे हम समाजवाद लाने के लिए पूंजीवाद को रोकते हैं, वैसे मानवतावाद को बढ़ाने के लिए कहीं कहीं जो डोमिनेटिंग कैपेसिटी थी, डोमिनेटिंग क्लास था, उसके हमको अपोनेंट में, उसके विरोध में हमको खड़ा होना पड़ा। हिंदू धर्म में ब्राह्मण एक प्रतीक है, एक संकेत है। अगर आप ब्राह्मण शब्द बोल दें तो हिंदू धर्म पूरा जो है प्रभावी कर सकते हैं, जनरली किसी और के बोलने के। शिक्षा में, दीक्षा में, आचरण में, स्वभाव में, नैतिकता में, और समय के साथ शोषण करने में, सब में उसकी जो शामिलात पक्ष है वो वक्त के साथ माइग्रेट करती चली गई होगी ना। वैदिक काल का या उत्तर वैदिक काल का ब्राह्मण शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था ना, जो मंत्रोच्चारण करता था, जो संस्कृत का पाठ करता था। लेकिन वक्त ने जैसे जैसे करवट बदला होगा, भाई राजपूतों का भी शासन आया, क्षत्रियों का भी आया, गुप्त काल भी आया, फिर राजपूत काल भी आप देखते हैं,
तो कालखंड बदले और ब्राह्मण एक पुरोहित था, शासक के हमेशा समीप था। अश्वमेध यज्ञ से लेकर राजसूय यज्ञ कुछ भी कराइए, पूजा पट मंत्र, आज भी कर्मकांड सब में ब्राह्मण ही तो शामिल होते हैं। तो उनकी उपादेयता जो है युगों युगों से रही है और वक्त के साथ जो है उसी में वर्गीकरण होता चला गया होगा। अब कर्मकांड जो है किसी का व्यवसाय बन जाए और कई लोग कर्मकांड को झेल ना पाए और उसमें अनिवार्यता हो जाए, उसमें मनुस्मृति में उसको किसी और भाव से दर्शा दिया गया हो, हम नहीं पढ़े हैं, बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, तो वह दूसरों पे बोझ बन जाएगा। और जब कोई उसी में से कोई समझदार वर्ग आ जाएगा और उस सिद्धांत को, उस व्यवहार को ना मानना चाहे कि भाई तुम जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे जो है जब आप मनाते हैं और फेसबुक पर इसको प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होटल को जब दिखाते हैं, बड़े बड़े गेस्ट दिखाते हैं, बारात जैसा उत्सव दिखाते हैं, तो जो बर्थडे थोड़ा धीमी गति से मनाता है, कम पैसों में मनाता है, उसको भी इस ओकेजन को बड़ा करने का आप एक प्रोत्साहन देने लगे ना, तो धीरे धीरे समाज इस जकड़ में जकड़ लिया गया। अब इसमें जो अमीर है, चलो मान लिया, उस ओकेजन को बड़े बिना किसी आर्थिक दबाव के मना लेता है, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं हैं और आप उसी समाज के हिस्से हैं और उनकी उपादेयता कम ना हो, उनके अभिमान स्वाभिमान इसी से बड़े हो सकते हैं, तो वो भी इसके लिए जो धन संपदा और सुविधा जुटाएंगे, आपको भी आमंत्रित करें क्योंकि आपने आमंत्रित किया है एक अवसर। और बेटी की शादी में हमने बुलाया, तो आपकी बेटी की शादी में तो आप हमको भी बुलाएंगे, यही तो लेन देन होता है ना। तो ऐसे गिव एंड टेक चलने लगा, तो ये तो एक बड़ा रूप ले लिया ना। तो कई आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई ना। अब इसी पर एक आदमी खड़ा हो जाए, समझदार आदमी, जैसे मैंने उदाहरण दिया, और वो आदमी समझदार आदमी खड़ा हो जाए कि भैया क्यों बर्थडे मना रहे हो तुम, अपने घर में यार केक लाओ, मिठाई लाओ, मिल्क केक लाओ, कुछ भी लाओ, अपने घर परिवार में बांटो, खाओ, पूड़ी कचौड़ी बना लो, अपने घर तक खाओ पियो, और जो पैसा 50 लाख 50,000 1 लाख खर्च करने जा रहे हैं, इस बच्चे के नाम से एफडी कर दो, इसके लिए कपड़े जूते पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे। एक आदमी ये समझाने आया, आप धारा के विरुद्ध चले गए कि नहीं? हाँ, चले गए ना धारा के विरुद्ध, लेकिन क्या धारा के साथ मंजिल थी उस बच्चे की? उस बच्चे की मंजिल है शिक्षा में, उस बच्चे की मंजिल है करियर में, उस बच्चे की मंजिल है उसके स्वस्थ जीवन में। लेकिन पैसा अगर उसके बर्थडे पर लुटाते हैं और ये कोई रोकता है तो आप तो उसको धारा के विरुद्ध ही घोषित कर देंगे। अब आप बताइए, अगर वो चुनौती को स्वीकार कर ले, या तो ये एक्सेप्ट कर ले कि आप सही बोल रहे हैं, तब उसी धारा में वो भी शामिल हो जाए और अपने बच्चे का भी बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाए, 500-700 लोगों को खाना खिलाए, या विरुद्ध खड़ा हो जाए, विरुद्ध खड़ा हो जाए। अब आपका अपोनेंट हो गया। आप जरा सोचिए कि जब सारे लोग एक साथ होंगे, वो विरुद्ध खड़ा होगा, तो आप उसका क्या हल करेंगे? संघर्ष बढ़ा लिया कि नहीं उसने? तो ऐसे हमारा समाज जब जातियों में बढ़ते बढ़ते चला आया, किसी जाति में शिक्षा बढ़ गई, किसी जाति में संपदा बढ़ गई, किसी जाति का अभिमान स्वाभिमान बढ़ गया, और कोई जमीन पर लोटा है, कोई जमीन पर ही रगड़ रहा है। तो ऐसे में एक डॉक्टर अंबेडकर जैसे एक व्यक्ति आया और खड़ा हो गया सामने। क्या बोला? भैया इनको शिक्षा क्यों नहीं चाहिए, इनकी आर्थिकी क्यों कमजोर हो? इसीलिए तो कैपिटलिज्म के विरुद्ध हुए वो। और चूंकि जैसे मैंने बोला कि ब्राह्मणिज्म जो है हिंदू धर्म का एक संकेत था, एक सिग्नेचर था, तो ब्राह्मण के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम के विरोध की बात कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम, चूंकि ब्राह्मण एक, मैं जैसे बोला, एक सिग्नेचर है। जैसे मैं बच्चे का उलाहना जब देता हूं, उसके बाप को देता हूं, बाप की गलती नहीं है, लेकिन सिग्नेचर उस घर का उसका फादर ही है। तो वो कहीं ना कहीं इस रूप, अब जो कैपिटलिज्म का विरोध था, इसका मतलब नहीं कैपिटलिस्ट खत्म हो जाएं। धन का संकेंद्रीकरण या पूंजीवाद केवल समाज में नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका जो आर्थिक व्यू पढ़ेंगे तो उसमें काफी सिंप्लेक्स दिखेगा आपको। रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, कट्टर रिलीजन बनाने की क्या जरूरत है? ह्यूमनिज्म ओरिएंटेड चलिए ना।
अच्छा बताइए, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ ना? हाँ, गांधी जी दूरदर्शी थे ना, अंबेडकर की भूमिका प्रमुखता को पहचानते थे ना, और अंबेडकर अगर इतने कट्टर होते तो गांधी की बात को क्यों मानते? नहीं मानते ना। तो इसका मतलब है कि वो तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के दरमियान जो सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने थे, उसके लिए जो हो सकता था वो किया गया। और ये खास बात ये थी कि ये सभी मदद किया आजादी की लड़ाई में। तो उद्देश्य तो मिला ना भाई, अंत भला तो सब भला। आज देखिए, उसी आप आर्टिकल 15 को पढ़िए, जिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात अंबेडकर करते हैं, आर्टिकल 15 उठा के पढ़िए, आर्टिकल 17 उठा के पढ़िए। अनटचेबिलिटी का अंत हुआ कि नहीं? अरे यार, जब क्वेश्चन ही नहीं उठाओगे तो हमारे संविधान में उसकी चिंता कैसे होगी? आज तुम सोचोगे ही नहीं कि हमें दुनिया के लिए या देश के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए, तुम कलेक्टर बन के करोगे कैसे? क्या बात कर रहे हो? एक बार अगर तुम्हारे मन में एक ख्याल आया कि जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, अगर मैं अफसर कभी बना तो कुछ मदद उस स्कूल की करूंगा जरूर। अफसर बन गए, अब मदद कर दो, उसकी पुताई कर दो, पानी की टंकी बिगड़ी है, बच्चों के लिए टॉयलेट, कुछ तो हेल्प करोगे ना। ख्याल तो आने दो पहले। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का ख्याल ही नहीं आएगा कि ये जाति जो है हमारे देश के विकास की रुकावट है। अनेकता में एकता तो है, लेकिन अगर कहीं अवरुद्ध है तो इसकी साफ सफाई रेगुलेट करने के लिए कर देते हैं। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ले आए ना आप। सोशल इकोनॉमिक, आप आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्व में किए ना। आर्टिकल 15 को उठा कर पढ़ो, क्या लिखा है? जाति हो, लिंग हो, वंश हो, धर्म हो, किसी स्थान विशेष की बात, आप उस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। खत्म हो गया ना। अरे सब भारत हैं, खत्म कर दिया। अंबेडकर अगर आवाज ना उठाते तो आर्टिकल 17 1955 का जो अनटचेबिलिटी एक्ट है, हमको समाज बनाना है ना बच्चा, हमको समाज लेके चलना है, क्योंकि देश बड़ा है ना राजू। आदमी सत्ताएं आती जाती रहती हैं। अंबेडकर साहब हैं नहीं हैं, लेकिन जो दे के गए हैं उससे हम संवर तो रहे हैं ना। तो नैतिक रूप से इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन समस्या में दमदार सवाल नहीं उठाते हैं, तो आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आप समाज के ऋणी हैं। डॉक्टर अंबेडकर उस समाज का ऋण उतार रहे थे, जिस समाज ने उनको एक निम्न जाति में, जहां से उनकी पैदाइश हुई थी, आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर थे, तीक्ष्ण बुद्धि के रहे होंगे, बुद्धिजीवी बन गए, महान ही व्यक्ति थे वो तो। लोग एक पीएचडी करने में कितने साल लगा देते हैं और हेन तेन करके पैसा कौड़ी दे करके जुगाड़ पट्टी से करते हैं। वो आदमी विदेश से पीएचडी कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, देश का संविधान को ड्राफ्ट कर रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में कहाँ क्या करना 19-20 अपने अपने व्यू दे रहे हैं। तो बहुत ग्रेट आदमी था डॉक्टर अंबेडकर, ग्रेट पर्सन। और वह ग्रेट पर्सन का दृष्टिकोण है जो संविधान के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से हमें कई चीज को नैतिक रूप से बल देती है। आप जातियों में, हमने क्या बोला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या हमारे, आप उनको जातियों में बांट के मत पढ़िए। भारत की ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कमी मैं मानता हूं कि हमने नेताओं को भी जातियों में बांट दिया। सरदार पटेल पटेलों के नेता नहीं है, सरदार पटेल इस देश के नेता है। अंबेडकर जो है दलितों के नेता नहीं है, इस देश के नेता है। समझ गए ना? भगत सिंह जो है पंजाब के लीडर थे क्या? भगत सिंह इस देश के शहीदों में से आते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आहुति दी। तो ये जब आप इस तरीके की चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका नैतिक रूप से आप बलिष्ठ ही होंगे। समझ में आना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही।
इसमें अब एक लाइन हम इसमें आपको लिखाएंगे। कहाँ पे हैं आप? अतिवादी होने से दृष्टिकोण इस बात से क्या लिखा आपने? प्रगतिशील अतिवादी तक ही लिखा क्या? आ? विरोधी थे। तो मैंने आपको बता दिया था कि विरोधी क्यों मैं बोला हूं, है ना? वो एक सिग्नेचर था। आगे लिखिएगा, along with this, इसके साथ ही he is continued to work for Dalit upliftment and empowerment, throughout his life in the political field. इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में वो पूरे जीवन भर दलित उत्थान और सशक्तिकरण के लिए काम करते रहे। सशक्तिकरण के लिए काम करते रहे। जाहिर सी बात है कि उनको इसीलिए देखे होंगे कि एक वर्ग विशेष जो है अपना बहुत बड़ा लीडर या पूज्य मानता है, और इन्हीं के नाम पे कई लोग राजनीति करते हैं और सत्ता और वोट को भी हथियाते हैं। अंबेडकर को सभी लोग कमोबेश पॉलिटिकली अपना हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष पर ये ज़्यादा वो है ना। और जबकि एक खासियत ये है कि जो बड़ौदा के राजा थे जिन्होंने इनकी मदद की थी, है ना, एक प्रकार से कहा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन तो वहीं ख़त्म कर दिया था उन्होंने। नहीं समझे? जैसे एक कोई ब्राह्मण हो और किसी निम्न जाति के व्यक्ति को गोद ले ले, डिस्क्रिमिनेशन वहीं ख़त्म हो गया था। एक कमज़ोर व्यक्ति को एक मजबूत व्यक्ति उठा ले तो अमीरी गरीबी का जो लकीर थी वहीं मिट गई थी। क्या समझे? आज बहुत सारे लोग बच्चा जैसे प्रेम जी हैं, इनके फाउंडेशन से बहुत लोगों को मदद मिल रहा है, बहुत लोगों की शिक्षा दीक्षा संवर रही है। तो इनका अमीर होना हमारे हिस्से में, हमारे हक में। टाटा, रतन टाटा की वजह से बहुत सारा अच्छा काम देश में हो रहा होगा। तो इनके अमीर होने से, इनके कैपिटलिस्ट होने से नुकसान नहीं है, है ना। तो बहुत सारा चीज़ जो है, जैसे आज आप अपने घर का संसाधन हो, अपनी उम्र हो और तमाम चीज़ों को आप खर्च करके बड़ा बनते हैं, और कल इस इलाके में या जहाँ काम करते हैं एक अच्छा काम करते हैं, तो ये इतना ये बचत की ज़रूरत नहीं थी। ये तो निवेश हो गया ना। तो पूंजीवादी भी अगर कल्याणकारी दृष्टिकोण के हों तो देश का भला ही कर जाते हैं, और समाजवादी अगर कल्याणकारी ना हो तो एक नया पूंजीवाद तैयार भी कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो विचार तो समाजवादी रखते हैं, लेकिन लोक कल्याण की भावना का बेहतर प्रभाव नहीं होने से वो पूंजीवाद की ओर चले जाते हैं। ठीक है ना। और पूंजीवाद में एक हिस्सा ये छुपा रह सकता है, ये मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, कि पैसा है तो आपको सुविधा दिया जा सकता है। अमेरिका जो फंडिंग करता है इसीलिए तो करता है कि अमीर है। ये WHO हो, ये वर्ल्ड बैंक हो, कहाँ से चल रहे हैं? बिना फंडिंग के ही चल रहे हैं। कमाल है भाई। अगर घर में बड़ा भाई लाख रुपया कमाता है तो उसी के कारण तो सबको पनीर की सब्जी भी मिल रही है। अब हम उसी से जलन कर लें कि लाख रुपया कमाता है, इसकी बीवी के पैर तो जमीन पे पड़ते नहीं। लेकिन एक बार उसके 1 लाख रुपए के उस हिस्से पर भी नज़र डाल दें कि जिसकी वजह से शाम को कढ़ाई में बढ़िया सा सब्जी दाल रोटी सब बनी रहती है। थोड़ा सा सिरा बदलने की जरूरत है। उदारवादी किस्म के जो कैपिटलिस्ट हैं, जैसे बिल गेट्स वगैरह का नाम लीजिए, है ना, जिन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना किसी गोरख धंधे के पैसे कमाए और देश दुनिया को फायदा दिया।
मतलब बिजनेस भी, कैपिटलिस्ट बिजनेस कहते हैं, पूंजीवाद भी एक ईमानदार पूंजीवाद की बात कीजिए और एक ईमानदार समाजवाद की बात कीजिए। समाजवाद की आड़ में पूंजीवाद और पूंजीवाद की आड़ में शोषण, यह विरोध के ही लायक है। पूंजीवाद की आड़ में अगर कल्याण हो रहा है और समाजवाद की आड़ में भी कल्याण हो रहा है, तो समाजवाद तो कल्याण है ही कि रिसोर्सेस पे भाई सबका अधिकार हो। अब पूंजीवाद क्या है? पैसा है तो हम खरीद लेंगे सब। उत्तराखंड में बाहर का कोई व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से अधिक का जमीन नहीं ले सकता घर बनाने के लिए, 250 वर्ग मीटर का। ठीक है, अब आप दिल्ली के हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, आप यहां 5 बीघा जमीन 5 करोड़ की खरीद सकते हैं, लेकिन आपको घर बनाने के लिए 250 वर्ग मीटर ही मिलेगा। यह समाजवाद का अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप 5 करोड़ है 5 बीघा खरीद सकते हैं तो यह पूंजीवाद हो जाएगा, क्योंकि संसाधनों पे सबका अधिकार है। पानी पर, बिजली पर, सड़क पर, सुरक्षा पर, चिकित्सा पर, घर, मकान, दुकान, सब पर अधिकार है और सबको सब मिले, यही गांधी जी का क्या था? सर्वोदय था। तो एक परिप्रेक्ष्य दूसरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसको मैनेज करने का काम, बैलेंस करने का काम, इथिकली करेक्ट रहे, ये सब कुछ, ये हमारी सत्ता का काम है।